हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह दरअसल आईपीसीसी की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से संबंधित है। तो आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कई सारी प्रमुख बातें निकल करके सामने आई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पृथ्वी की जलवायु को लेकर आईपीसीसी की चेतावनी। तो आईपीसीसी ने क्या चेतावनी दी है, इसके बारे में आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे और सभी प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। तो न्यूज़ देखते हैं ताकि हम आगे बात कर सकें। न्यूज़ है क्लाइमेट कोड रेड अ क्विक एक्सप्लेन्ड ऑन द लेटेस्ट आईपीसीसी रिपोर्ट। तो इस न्यूज़ में आईपीसीसी की रिपोर्ट के संबंध में कई सारी बातें क्विक तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। चूंकि यह टॉपिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है इसलिए इसे हम जीएस के पेपर 3 के अंतर्गत समझेंगे। साथ ही प्रीलिम्स में भी कई सारे प्रश्न सीधे सीधे इस तरह के टॉपिक्स से पूछ लिए जाते हैं। इस आधार पर भी आप इस टॉपिक को ठीक से तैयार कीजिएगा। जो डिस्कशन के हमारे पॉइंट रहने वाले हैं वे होंगे, न्यूज़ की बात हमने कर ली, आईपीसीसी जो संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी कर रही है या जारी किया है उसके बारे में समझेंगे कि आईपीसीसी क्या है, किस तरह से काम करती है। दूसरी चीज़, जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके प्रमुख बिंदुओं की बात करेंगे। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है, भारत की क्या स्थिति है, इसको भी समझेंगे और जो चैलेंजेस हैं इसके संबंध में उनको देखेंगे। क्या किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे और एक सवाल जो मेंस के स्तर पर डील किया जाएगा उसे आप सॉल्व करेंगे और लिखेंगे उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले आईपीसीसी को देखते हैं। आईपीसीसी का पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और यह यूनाइटेड नेशंस की ही एक संस्था है। इसका गठन किया गया था 1988 में और इसका गठन जिसने किया था वह था विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस संस्था का जो कार्य है वह है जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करना। यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके संबंध में जितने भी वैज्ञानिक आधार हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, उन सभी के बेस पर यह संस्था एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें उन सभी आंकड़ों को शामिल करके दिखाया जाता है कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पहले की क्या स्थितियां थी और भविष्य में भी किस किस तरह से यह परिवर्तन आगे जाएगा और पृथ्वी पर वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में, वहां की जनसंख्या के बीच में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सभी आंकड़े ये जारी करते हैं। 2007 में इस संस्था को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था जलवायु परिवर्तन से संबंधित इसके कार्यों को देखते हुए। तो इसने जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। यह इस संस्था द्वारा जारी की गई छठी रिपोर्ट है और छठी रिपोर्ट का भी यह पहला अध्याय एक तरह से इन्होंने जारी किया है। यह रिपोर्ट अब तक के पर्यावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो डेटा है उसमें पूरी तरह से अद्यतन है यानी अपडेटेड है और बहुत सारी क्षेत्रीय स्तर पर, देशों के स्तर पर जो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभाव है उसके बारे में बात करती है। तो हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। इसमें सबसे पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण निकल करके आई है वह यह है कि पृथ्वी पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस जलवायु परिवर्तन में अब तक जितना भी जलवायु परिवर्तन हुआ और आने वाले समय में जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण मानव जनित कारण को देखा गया है। यानी मानवों की वजह से, मनुष्यों की वजह से पृथ्वी का तापमान अब बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ये इस रिपोर्ट का प्रमुख हाईलाइट है। और क्या कहा इसने बताया कि हम 1.1 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है उस तक की वृद्धि को पहले ही कर चुके हैं। यानी हम पृथ्वी का तापमान पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और हमारा जो टारगेट था वह था 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को बढ़ने देना या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही उसको स्थिर रखना। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले केवल 20 सालों में ही यह तापमान की जो वृद्धि है यह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। जबकि पेरिस जलवायु समझौतों के तहत हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह था कि सन 2050 तक हम कोशिश करेंगे कि 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही इसको सीमित रखें। तो 2040 में ही तापमान अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो यह एक बहुत ही ज़्यादा चुनौती वाली बात होगी हम सबके सामने। आगे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर हमें इस स्थिति से बचना है, साथ ही इस सदी के अंत तक हमने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 2 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हम
यानी 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे, त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 2100 तक का जो हमारा लक्ष्य है 2 डिग्री सेल्सियस तक का, वह भी पीछे छूट जाएगा। ये प्रमुख रूप से इन्होंने चेतावनी दी है इस समय के लिए। और क्या कहा है, जो हम ग्राफ में देखते हैं, इन्होंने कहा है कि जो 1850 से 1900 तक का एक एवरेज था, यानी इस ग्राफ में दिखाया गया है कि पिछले लगभग 2000 सालों में, यानी पहली शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक का डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के चलते तापमान की वृद्धि है वह 0.4 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रही है। वहीं जब 1900 के बाद की स्थितियां आई, यानी 20वीं शताब्दी शुरू हुई, उसके बाद से तापमान में सीधी वृद्धि देखने को हमें मिली और 2019 के लिए जो तापमान दर्ज किया गया वह था 1.09 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि, तापमान की जो बढ़त थी वह दर्ज की गई। इसमें जो मानव जनित कारण का योगदान है, प्राकृतिक कारण का योगदान है, उसको भी अगर हम अलग अलग करके देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है 1850 के बाद से 2020 तक का डेटा। इसमें जो ब्लू कलर की लाइन है वह है प्राकृतिक कारण, जो रेड कलर में दिखाया गया है वह है मानव जनित कारण। तो देख सकते हैं आप कि प्राकृतिक कारण का जो प्रभाव है, जो तापमान वृद्धि है प्राकृतिक कारणों के चलते, वह कितनी हुई। यानी 2019 में यह 0.05 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि दर्ज की गई केवल प्राकृतिक कारणों के चलते। वहीं जो मानव निर्मित कारण थे उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। ये 1.14 डिग्री सेल्सियस 2019 में दर्ज किया गया और 2020 तक और 21 तक आते आते यह लगभग 1.20 तक भी पहुंच रहा है। यह बहुत ही ज़्यादा चैलेंज की बात है और बहुत ही ज़्यादा चुनौती की बात है। तो इस तापमान वृद्धि का प्रभाव क्या होगा हमारे पृथ्वी के ऊपर, हम सबके ऊपर, ये समझ लेते हैं। देखिए, तापमान जब बढ़ेगा तो पृथ्वी की जो जलवायुवीय दशाएं हैं उनमें तेजी से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम देखते हैं हीट वेव्स के रूप में, बरसात के रूप में, भारी वर्षा, सूखा। साथ ही इनकी जो स्थितियां हैं ये बहुत तेजी से घटित हो रही हैं। अभी का एक डेटा बताता है कि 50 साल के अंतर्गत जो भी चरम मौसमी दशाएं हैं, अगर वह 50 साल में एक बार होती है, तो अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो ये जो दशाएं हैं ये 50 साल के अंतर्गत लगभग 14 बार घटित होंगी। वहीं अगर यही तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो इनकी वृद्धि 39 हो जाएगी, यानी 39 बार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। ये आईपीसीसी का डेटा बताता है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अभी हमने देखा कुछ समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ पर हीट डोम जैसी घटनाएं देखने को मिली। तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कई सारे लोगों की मौत हुई। उस पर भी हमने एक प्रोग्राम किया था, आप चाहें तो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, उसको देखिएगा। असल में पिछले दिनों से, बीते कुछ समय से जितनी भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाएं, चरम मौसमी घटनाएं हम देख पा रहे हैं, उस सभी प्रभावों को हम इस रिपोर्ट के तहत अगर इसको ठीक से समझें तो हमें समझ में आएगा कि अभी की जो वातावरणीय या जलवायुवी स्थितियां हैं वह ऐसी क्यों बन रही हैं। तो ये रिपोर्ट इस चीज़ को स्पष्ट करती है कि क्या कारण थे इन दशाओं के बनने के। हमने कुछ समय पहले जर्मनी में भी, चीन में भी बाढ़ की घटनाएं देखी, इसी तरह जंगलों में आग की घटनाएं देखी। कहाँ पर? साइबेरिया में, तुर्की में, ग्रीस में। तो ये जो चरम मौसमी घटनाएं हमें कुछ समय के लिए देखने को मिलती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ये इसका एक प्रभाव है। इसके अलावा जो समुद्री जल का स्तर है उसमें वृद्धि हो रही है। समुद्री जल के स्तर के बढ़ने से जो भी द्वीपीय देश हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। साथ ही ऐसे देश जहाँ पर तटीय शहर मौजूद हैं, भारत भी एक लंबी तट रेखा साझा करता है अपने बाकी के भूभाग के साथ। तो जो भी तटीय शहर हैं, खासकर मुंबई जैसे शहर, गोवा जैसे शहर, उनको भी इस परिवर्तन से काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा। ग्लेशियरों के पिघलने की दर हम देख रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो ग्लेशियरों के पिघलने से जो भी मीठा जल के स्रोत मौजूद हैं, ग्लेशियर एक मीठे जल का अच्छा स्रोत होता है, एक बहुत ही बड़ा स्रोत है, अगर वह पिघल जाएगा तो पीने के पानी की समस्या हमारे सामने आ जाएगी। साथ ही भोजन की उपलब्धता में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। जलवायु परिवर्तन से फसलों का पैटर्न प्रभावित होगा, जो भी फसलें हम उपजाते हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी का क्षरण होगा, बहुत सारी चीज़ें जो भी इससे जुड़ती हैं, जो आप सोच सकते हैं
वह सभी गतिविधियां यहाँ से उलट जाएंगी। ठीक है, अब भारत की स्थिति की बात करें कि भारत में क्या इसका परिणाम होगा, तो भारत में भी जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। ऐसे में अगर ये चरम मौसमी दशाएं बनेंगी, जलवायु परिवर्तन तेजी से होगा, तो भारत का जो मानसून के आने का पैटर्न है वह बहुत ज़्यादा अनिश्चित हो जाएगा। हम देखते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास, सितंबर तक हमें बारिश देखने को मिलती है। नवंबर दिसंबर में हमें सर्दी का मौसम देखने को मिलता है। तो इस मौसम में अगर बदलाव होगा, मानसून की स्थितियां अनियमित होंगी, तो हो सकता है मानसून और लेट आए, जहां आपको जनवरी फरवरी में मानसूनी बारिश देखने को मिले। तो ये नकारात्मक प्रभाव हैं जो भारत की पूरी तरह से भौगोलिक दशाओं को, यानी भौगोलिक दशाओं को प्रभावित करेगा, भौगोलिक दशाओं के चलते आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करेगा। तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह हीट वेव्स भारत के लिए भी बढ़ सकती हैं, और जो हिमालयी क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पर हम जितनी भी घटनाएं देखने को हमें मिलती हैं, जैसे हमें उत्तराखंड में चमोली का जो ग्लेशियर फटा अभी, और इसके पहले जो भूस्खलन की घटनाएं हुई, अभी कल ही इसके संबंध में हमने एक प्रोग्राम दिया था भूस्खलन वाली घटनाओं के लिए। नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिए, कि ताकि आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाएँ ठीक तरह से कि क्या क्या कारण है इसके। तो ये घटनाएं भी बढ़ जाएंगी जो हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये हुआ भारत के संबंध में प्रभाव। इसके अलावा जो एक और प्रभाव, या हम कहें भारत के सामने चुनौती है, वह होगा कि भारत पर नेट जीरो लक्ष्य अपनाने का दबाव बढ़ जाएगा। अभी के लिए भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन से संबंधित जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं, कोई भी लक्ष्य अभी भारत ने अपने स्तर पर स्वीकार नहीं किया है। नेट जीरो का मतलब आप जानते ही हैं कि जितना हमने उत्सर्जन किया है, मानव जनित उत्सर्जन, उतना ही हम उसका अवशोषण करें, और जो हमारे द्वारा कार्बन का उत्सर्जन होना है या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना है, उसको हम शून्य पे ला दें। तो शून्य लाने का मतलब हुआ हम उस बैलेंस को स्थापित करें कि जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना ही हम अवशोषण करें। तो वन इसके एक अच्छे साधन हो सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ऑक्सफेम की एक रिपोर्ट आई थी नेट जीरो के संदर्भ में। उन्होंने कुछ अलग तरह की चिंताएं जाहिर की थी कि नेट जीरो एमिशन के जो टारगेट हैं, वनीकरण की स्थितियां हैं, वे किस तरह से हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसको प्रभावित करेंगी। उस पर भी एक प्रोग्राम किया गया है, उसको भी देखिए, एक बेहतर समझ आपको विकसित हो सके। नेट जीरो के बारे में भी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जो अन्य संकल्पनाएं हैं, उनको भी बताया गया है। तो उस प्रोग्राम को भी देखिएगा, उसका लिंक यहाँ दे दिया जाएगा। तो नेट जीरो का जो टारगेट हम बात कर रहे थे कि आईपीसीसी के जरिए इस रिपोर्ट को देखते हुए अभी नवंबर में ग्लासगो शहर में COP26 की बैठक होनी है, UN क्लाइमेट समिट। ठीक है, तो यह जो रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की, यह इस समिट के अंतर्गत एक बहुत ही बेहतरीन बेस तैयार करेगी कि राष्ट्र आने वाले समय में किन नीतियों को अपनाएं। ऐसे में भारत के सामने यह दबाव बनेगा कि भारत को भी नेट जीरो के संबंध में जो नीतियां हैं उनको तय करना होगा, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन के कई देश इस समय इन लक्ष्यों को अपना चुके हैं, कई सारे देश। ठीक है, तो भारत का जो कहना है वह यह है कि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी से ग्रस्त है, तो हम अपना जो धन है, अपना व्यय है, वह विकास कार्यों में लगाते हैं। ऐसे में अगर हम इन लक्ष्यों को अपनाएंगे नेट जीरो वाले, तो हमारे पास जो ऊर्जा के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन हैं, जैसे कोयला या अन्य संसाधन, उनका उपयोग हमें सीमित करना होगा। ऐसे में हमारे जो विकास के कार्य हैं वे बाधित होंगे, और अगर हम एक बड़ा धन, एक बड़ा खर्च उन चीज़ों में लगाएंगे, उन तकनीकों को अपनाने में लगाएंगे जो कार्बन के उत्सर्जन में गिरावट या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट करती है, तो हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो लोग हैं, वे भूखे मरने लगेंगे। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और भारत की सरकार जनता से संबंधित विकास कार्यों में बहुत ज़्यादा खर्च करती है। कई सारी योजनाएं, मिड डे मील योजना, हमारी और भी योजनाएं हैं जो जनता से संबंधित है, सीधे प्रत्यक्ष लाभ देती हैं उन्हें। तो उन योजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एक बड़ा व्यय है वह उन मानकों को अपनाने में खर्च होगा जो इस वक्त भारत की ज़रूरत से कहीं दूर है। साथ ही भारत का यह भी कहना है कि हम अन्य देशों के मुकाबले बहुत बेहतर काम कर रहे हैं इस दिशा में, और हमने
जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या धीमा करने के लिए जो हमारा उत्सर्जन है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हमने करी हुई है। अब जो अन्य देश हैं या पूरा विश्व है उसके लिए क्या खतरा होगा? तो एक सामान्य खतरा सभी तरह का होगा, जैसे जीवन पर, आजीविका पर और प्राकृतिक आवास पर, जो भी जीव जंतु हैं उन पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर खतरे की संभावना बनी हुई है। तो अब क्या किया जा सकता है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सुझाव आईपीसीसी की तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए इमीडिएट एक्शन लेना होगा। जिस भी तरह से उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जाए। साथ ही जिन देशों ने नेट जीरो के लक्ष्यों को अपनाया है उनमें से अधिकांश देश ऐसे हैं जिन्होंने 2030 के बाद 2035 के बाद इसमें ठीक तरह से कार्रवाई करने की बात कही है। तो आईपीसीसी का कहना है कि ये जो लक्ष्य आपने अपनाए हैं ये अपने आप में कारगर नहीं होंगे। जैसे चीन ने 2060 तक के लिए इस लक्ष्य को चुना है, अमेरिका 2050 तक के लिए इस लक्ष्य को लेकर के चल रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि कुछ कमी वो करेंगे। तो ऐसे में ये जो लक्ष्य इतने समय बाद के लिए हमने अपनाए हैं इनमें त्वरित कार्रवाई हमें करनी होगी। साथ ही ग्लोबल एमिशन यानी वैश्विक उत्सर्जन है उसको नेट जीरो तक लाना होगा 2050 के अंदर ही सभी देशों को। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे उपाय भी अपनाने होंगे, कुछ अनुकूलन के उपाय कि जलवायु परिवर्तन के चलते हम इस तरह की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे जूझ सकें, उनसे निपट सकें। कुछ अन्य उपाय जैसे दीर्घकालिक रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसमें लगभग 110 देशों ने एनडीसीज को अपनाया है। ये ऐसे योगदान होते हैं जो देश 2025 या 2030 तक के लिए कुछ लक्ष्य देशों ने निर्धारित किया है कि हम इनके आधार पर कुछ नियम बनाए हैं, अपने इस जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कार्रवाइयां हैं उनको संचालित करेंगे। ऐसे में वे देश जिन्होंने इन लक्ष्यों को नहीं अपनाया है उनको भी इन्हें अपनाना होगा, यह आईपीसीसी ने कहा है। कोयले के उपयोग में गिरावट करनी होगी। कोयले जैसे सभी ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन को भी अगर हम ले लें, जो कार्बन में उत्सर्जन करते हैं कार्बन का या अन्य गैसों का उत्सर्जन करते हैं, उनमें गिरावट करनी होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना होगा, ऐसी तकनीकों को अपनाना होगा इलेक्ट्रिक वाहन जैसी जो ग्रीन हाउस गैसों से होने वाला उत्सर्जन है उसमें कमी लाए, साथ ही हमारी अन्य तरह की ज़रूरतों को भी पूरा करता रहे। वनों की जो कटाई हो रही है उसको रोकना होगा। साथ ही मीथेन जैसी जो खतरनाक गैसेस हैं उनको उत्सर्जन उनका भी कम करना होगा। ये कुछ उपाय हैं। अब ये था आज का डिस्कशन। तो सवाल को देखते हैं फिर हम इसको समाप्त करते हैं। सवाल है, वैश्विक तापन को कम करने के लिए नेट जीरो लक्ष्यों को अपनाया जाना समय की मांग है। हाल ही में जारी की गई आईपीसीसी की नवीन रिपोर्ट के आधार पर इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन हो रहा है उसको कम करने के लिए नेट जीरो उत्सर्जन के जो लक्ष्य हैं उन्हें क्यों अपनाया जाना जरूरी है, क्यों ऐसा कहा गया है। साथ ही वे क्या परिस्थितियां हैं जो देशों को इस लक्ष्य से दूर करती हैं, उनकी खुद की स्थिति या फिर अन्य परिस्थितियां। तो इस आधार पर एक उत्तर लिखिए। ये था इस टॉपिक को लेकर के हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।